गन्स। एक ऐसी इन्वेंशन जिसने इंसानी ज़िंदगी, दुनिया की हिस्ट्री और वर्ल्ड की जियोग्राफिकल स्टेट ही बदल के रख दी। एक ऐसी इन्वेंशन जिसने पावर, वायलेंस और जंगों को ऐसा पीक पर पहुंचाया जैसा और किसी भी चीज़ ने नहीं। जिस इन्वेंशन ने मजलूम पर जुल्म और आम इंसान की ज़िंदगी में डर पैदा कर दिया। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि गन को किसी प्लानिंग या आइडिया की वजह से इन्वेंट नहीं किया गया। गन्स की इन्वेंशन बिल्कुल अनप्लैन्ड और एक्सीडेंटल थी। आखिर कैसे किसी कोइंसिडेंस की वजह से एक ऐसी चीज़ इन्वेंट हुई जिसने पूरी ह्यूमन रेस को ही चेंज कर दिया। आइए जानते हैं कहानी एक ऐसी इन्वेंशन की जिसने इंसानी सोच, लाइफस्टाइल और दुनिया की वॉर हिस्ट्री को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। कहानी बैम्बू ट्यूब से शुरू होकर आज के मॉडर्न राइफल्स तक पहुंचने वाली गन्स की। गन्स से पहले जंग को एक फिजिकल एक्टिविटी के तौर पर देखा जाता था। रोमन सोल्जर्स, मंगोल आर्चर्स सभी ट्रेनिंग, स्टैमिना और स्किल पर डिपेंड करते थे। ये वो दौर था जब एलीट फाइटर्स डोमिनेट करते थे। आम आदमी बैटलफील्ड में खड़ा भी नहीं हो सकता था। वॉयलेंस की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी डिसाइड करती थी। जो ज़्यादा ताकतवर होता वो सब पर हावी होता। लेकिन चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो, चाहे कितना भी डोमिनेंट हो, आखिर इंसानी ताकत की भी कोई हद होती है। बात है 9th सेंचुरी की, टैंग डायनेस्टी, चाइना। वहाँ के अल्केमिस्ट कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे थे जो ज़िंदगी दे, जो कि इंसान को ज़्यादा देर तक जिंदा रखे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, इसकी अलग अलग रीजंस हैं, जिसमें से एक ये है कि उस वक्त के एम्पायरर्स के हुक्म पर वो ऐसा कर रहे थे क्योंकि वो इमोर्टैलिटी चाहते थे, यानी हमेशा की ज़िंदगी। चाइनीज़ अल्केमिस्ट ज़िंदगी बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं और होता यह है कि अनजाने में वो ज़िंदगी बचाने की जगह ज़िंदगी ख़त्म करने वाली चीज़ बना देते हैं, जो कि थी गन पाउडर। उन्होंने 3 एलिमेंट्स को मिक्स किया, ये सोच कर के इससे इमोर्टैलिटी के लिए कोई चीज़ बनेगी, जबकि वो एक्सीडेंटली एक एक्सप्लोसिव एलिमेंट बना देते हैं। ये गन पाउडर भी पहले फायरवर्क्स के लिए यूज़ हुआ, फिर एमरजेंसी में सिग्नल्स के लिए, और फिर इसका यूज़ होना स्टार्ट हुआ वेपन्स में। गन्स का आखिर मतलब क्या है? हम लोग जब गन का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, एक मेटल टूल जो कि फोर्सफुली एक मेटल बुलेट को शूट करे। कुछ सोर्सेज के मुताबिक गन्स को डिफाइन किया जाता है डिफरेंट एंगल से, जैसे कि गन से मुराद एक पोर्टेबल डिवाइस या टूल होता है जो इंसान आसानी से अपने साथ ले जा सकता है, और ये भी कि गन का मतलब एक ऐसी डिवाइस जो किसी प्रोजेक्टाइल को, यानी कि किसी चीज़ को फोर्स के साथ एक फ्लैट ट्रेजेक्ट्री में फेंके। जैसे जैसे गन पाउडर का यूज़ होता गया तो लोगों ने समझा कि ये चीज़ सिर्फ फटती नहीं, बल्कि अगर इसे फोर्स दी जाए तो ये पुश भी हो सकती है, जहाँ से पहली बार गन का कॉन्सेप्ट निकला। 10th से 11th सेंचुरी, सोंग डायनेस्टी तक आते आते चाइना में पहली बार फायर लांसेस और हैंड कैनन्स यूज़ होने लगी। ये कोई मॉडर्न वेपन या गन नहीं थी, ये सिर्फ कोशिश थी इस चीज़ को समझने की कि किस तरह एनर्जी को डायरेक्शन दी जा सकती है। 13th सेंचुरी तक आते आते मंगोल एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। उन्होंने अपनी इन्वेजन से एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप को जोड़ दिया। मंगोल्स ने भी इस पाउडर को अपने लिए यूज़ किया और वो जहाँ जाते रहे गन पाउडर का नॉलेज भी उनके साथ गया। उस वक्त के इस्लामिक स्कॉलर्स तक जब ये चीज़ पहुँची तो उन्होंने सिर्फ इसको देखा नहीं, बल्कि इसे स्टडी किया, इसे समझा और समझाया कि कैसे ये पाउडर काम करता है, कैसे रिएक्ट करता है। जब ये चीज़ यूरोप तक पहुँची तो उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, किस तरह से इस चीज़ को काम में लाया जाए, किस तरह से इसको पावर दी जाए, किस तरह से इसकी एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। 1326 में यूरोप की कैनन की पहली डॉक्यूमेंटेड डायग्राम मिली और 1346 में बैटल ऑफ क्रीसी में पहली बार कैनन्स को प्रैक्टिकल यूज़ में लाया गया। इस जंग के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर एनर्जी को कंट्रोल कर लिया जाए तो इंसानी क़ुव्वत से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गन में सबसे अहम चीज़ क्या है, बैरल, ट्रिगर या बुलेट, तो शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को यही लगेगा कि बुलेट, क्योंकि जब तक बुलेट नहीं होगी तो गन काम कैसे करेगी। यही वो पॉइंट है जहाँ ज़्यादा लोग गलती करते हैं। गन की असल पावर इनमें से किसी में नहीं होती। गन की असल पावर इस सलाहियत में है कि एनर्जी को कंट्रोल कैसे किया जाए। बैरल सिर्फ रास्ता देता है, ट्रिगर टाइमिंग, लेकिन जो चीज़ गन को पावर देती है वो है स्टोर्ड एनर्जी का अचानक कंट्रोल रिलीज़ होना। इससे पहले लड़ने के लिए ज़रूरी था कि आपके पास पावर हो, ट्रेनिंग हो। कुछ ही लोग ये चीज़ कर पाते थे, लेकिन गन्स ने ये चीज़ चेंज कर दी। क़ुव्वत इस बात पर डिपेंड नहीं रही कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। वो सोचकर देखिए कि एक तरफ एक स्ट्रॉन्ग, ट्रेंड और पावरफुल सोल्जर हो और एक तरफ हाथ में गन लिए एक आम सा आदमी, तो कौन ज़्यादा पावरफुल होगा दोनों में से? गन की वजह से दोनों ही एक लाइन में आ जाएंगे। इस एक चीज़ ने एलीट वॉरियर्स को बेकार करना शुरू कर दिया, फ्यूडल सिस्टम की बुनियाद हिला दी और सोसाइटी का बैलेंस बिगाड़ दिया। गन ने ज़्यादा ताकतवर नहीं बनाया,
गन ने बस ताकत को हर किसी के लिए आम कर दिया। यहाँ से ही एक सवाल निकलता है कि जब हर कोई इस चीज़ से पावर ले सकता है तो कंट्रोल किसके पास होगा फिर। 16th सेंचुरी तक आते आते गन्स ने बहुत सी इनोवेशंस कर ली। गन अब एक ट्यूब या कैनन तक नहीं रही, ये अब और ज़्यादा रिलायबल, रिपीटेबल और सिस्टम ड्राइवन टेक बन चुकी थी। मतलब अब ये सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि पूरी की पूरी आर्मीज ही इसको यूज़ करने लगी। गन और ज़्यादा एडवांस किसी एक इनोवेशन की वजह से नहीं बल्कि बहुत सी इनोवेशन से मिलकर हुई। सबसे पहला मसला उस वक्त ये था कि फायर को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि जलने से बचा जा सके। 15th सेंचुरी में मैच लॉक सिस्टम ने इस मसले को ख़त्म किया। इसमें होता यह था कि एक जलती हुई रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था पाउडर को आग लगाने के लिए। इसकी वजह से फायरिंग रिपीटेबल हुई, एमिंग पॉसिबल हुई। इसके अलावा 15th से 16th सेंचुरी में बैरल और मेटल क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया गया। बैरल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म बनाया गया। 16th सेंचुरी में ही शोल्डर फायर्ड गन्स आना स्टार्ट हुई। डिज़ाइन इंप्रूव हुए जिसकी वजह से रिकॉइल को कंट्रोल किया गया। एक्यूरेसी बढ़ाई गई। गन अब कोई एक आम इंसान भी आसानी से चला सकता था। यहाँ पर आपको एक बात बताता जाऊँ कि मैच लॉक सिस्टम का एक मसला था कि ये बारिश में और तेज़ हवा में बिल्कुल रिलायबल नहीं था। इस मसले को ख़त्म करने के लिए व्हील लॉक सिस्टम बना जिसमें स्प्रिंग लोडेड व्हील का यूज़ किया गया जो कि फ्रिक्शन से स्पार्क पैदा करता था। ये सिस्टम महंगा था लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस था। वो जहाँ लड़ने के लिए, जंग के लिए दुश्मन का पास होना ज़रूरी हुआ करता था, अब इस इन्वेंशन की वजह से वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब गन्स के बाद सोल्जर्स को यूनिट्स में ट्रेन किया जाने लगा। ज़रूरी नहीं रहा कि एक स्ट्रॉन्ग और फिजिकली स्ट्रॉन्ग आदमी ही दूसरों पर डोमिनेंट रहे। पहले शुरू में गन्स हैंडमेड हुआ करती थी। हर चीज़ यूनिक और इररिप्लेसेबल होती थी। अगर गन का कोई एक पार्ट ख़राब हो जाता तो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। यानी हर गन एक स्पेशल चीज़ थी और सिर्फ थोड़े लोग ही यूज़ कर सकते थे। 18th से 19th सेंचुरी के दौरान गन्स में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। फैक्ट्रीज और मशीनरीज से गन बनना स्टार्ट हुई। गन्स अब हैंडमेड से इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनने लगी जिसका मतलब था कि अब गन्स और ज़्यादा बड़े स्केल पर यूज़ की जा सकेंगी। और इससे भी बढ़कर गन्स अब एक जैसी बनने लगी। अगर कोई पार्ट ख़राब हो तो वो भी रिप्लेस हो सकता था। ज़रा सोचिए, एक चीज़ जो कि एक्सीडेंटली बनी, जो इन्वेंशन बैम्बू ट्यूब से स्टार्ट हुई और इनोवेट होते होते एडवांस होते होते आज मॉडर्न और एडवांस राइफल्स तक पहुंच गई जो कि डिस्टेंस और प्रिसीजन का एक्सट्रीम टूल बन गई। आज कैसे दुनिया का डिफेंस कंट्रोल कर रही है। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में दुनिया ने देखा कि ये वेपन जो कभी फायर लांसेस की शक्ल में हुआ करता था, बैम्बू ट्यूब्स में हुआ करता था, इसको एक यूनिक डिज़ाइन के साथ हाथों से बनाया जाता था, कैसे उसकी फैक्ट्रीज में मैस प्रोडक्शन की गई, कैसे इसे इंसानी ज़िंदगियों, शहरों और आबादियों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और आज हम देखते हैं कि ये कैसे केमिकल एनर्जी से डिजिटल वेपन में बदल रही है। आपको क्या लगता है, आज दुनिया में जो वायलेंस अपने उरूज पर है, क्या उसकी वजह सिर्फ ये वेपन्स हैं? क्या ऐसी चीज़ की इन्वेंशन और मैस प्रोडक्शन गलत नहीं जिसको इंसान की नस्ल कशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या होता अगर ये टूल्स कभी इन्वेंट ना हुए होते? तो आज की मॉडर्न दुनिया, पावर, वायलेंस और डोमिनेंस पर इसका क्या असर होता? इंसान खुद ही ऐसी चीज़ें बना रहा है जो इंसान की ही तबाहकारी का बायस हैं। क्या ये गलत नहीं?